नीचे वजाइना में खुजली या लालीपन होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे प्रथम और पोस्ट इम्पोर्टेंट जो कारण हम कहेंगे वो है इन्फेक्शन। कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आती है ये समस्या लेकर, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो मैरिड है कि अनमैरिड, उसका उम्र कितना है। जी, लक्षण ये हैं कि 2 तरह का डिस्चार्ज मेनली पेशेंट बोलती है। चाहे तो वो थोड़ा-सा ग्रीनिश हरा-सा डिस्चार्ज होगा और पतला होगा और फाउल स्मेलिंग होगा, महकेगा बहुत। वो यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। वैसे तो महिलाओं में बहुत सारी समस्याएं होती है। महिला खास तौर से अपने सेहत पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, लेकिन उसमें से एक खास बीमारी यह भी है कि जब महिलाएं वजाइना में किसी तरह का समस्या अगर होता है तो पब्लिकली वो किसी तरह का कोई हरकत नहीं कर पाती हैं और अंदर ही अंदर वह परेशान रहती हैं। ऐसे में हम जानने के लिए पहुंच गए हैं डॉक्टर सारिका राय के यहाँ, जो जाने माने डॉक्टरों में से एक है, जिन्होंने अब तक एक कई सारी ऐसे माओं के जो है इन्होंने खुशियां दी जिसका कोई गणना नहीं किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ 4 नेशन में। मैम, वजाइना में जो खुजली हो या फिर लालिमा जैसी समस्याएं वो अधिकतर महिलाओं में देखी गई है, इसका कारण क्या है? नीचे वजाइना में खुजली या लालीपन होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे प्रथम और पोस्ट इम्पोर्टेंट जो कारण हम कहेंगे वो है इन्फेक्शन। कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आती है ये समस्या लेकर, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो मैरिड है कि अनमैरिड, उसका उम्र कितना है। बहुत बार नीचे लालीपन इवन बुढ़ापे में आती है, जो मेनोपॉज में चली गई हैं, उनका इन्फेक्शन कारण नहीं होता है। उनका कारण ये होता है कि उनके हार्मोन्स इतने ख़त्म हो चुके हैं कि उनके बॉडी का जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है वो कम हो गया है और उनका स्किन बहुत सूख गया है, पतला हो गया है, फट गया है, उसलिए वहाँ पे लालीपन और नोचनी जैसा महसूस होता है। तो उसमें एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल उतना काम नहीं करेगी जितना पर ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी काम करेगा। इसलिए इस प्रॉब्लम के लिए हम कौन सी दवाई प्रयोग करेंगे, ये सिर्फ पेशेंट के कंप्लेंट पे निर्भर नहीं करता है। ये इस पर भी निर्भर करता है कि पेशेंट का उम्र कितना है, वो सेक्सुअली एक्टिव है कि नहीं है, और उसका ऑफ कोर्स लोकल एग्जामिनेशन देखने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट हम लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन इसके लक्षण भी प्रमुख होंगे। जी, लक्षण ये हैं कि 2 तरह का डिस्चार्ज मेनली पेशेंट बोलती है। चाहे तो वो थोड़ा-सा ग्रीनिश हरा-सा डिस्चार्ज होगा और पतला होगा और फाउल स्मेलिंग होगा, महकेगा बहुत। वो यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। और दूसरा डिस्चार्ज होता है वो दही के जैसा होता है, फटा हुआ दही जैसा होता है और नोचनी उसमें भी होता है, और वो यूजुअली फंगल इन्फेक्शन के साथ होता है, और कभी मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है, बोथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल। तो नॉर्मली जब हम लोग एक प्रोटोकॉल में हम लोग जब इलाज करते हैं वजाइनल इन्फेक्शन के लिए, हम लोग अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, हम बैक्टीरियल और फंगल दोनों का इलाज करते हैं, और साथ साथ में हम पति का भी इलाज करते हैं। जो भी सेक्सुअल पार्टनर है उस पेशेंट का, वो यदि ये दवाई नहीं खाए तो उस औरत को दोबारा इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। और जो हम देखे हैं कि नॉर्मली जो स्पाउस है, जो हस्बैंड है, वो दवाई खाने से इनकार करते हैं। वो बोलते हैं हमको कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम क्यों दवाई खाएं। तो प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम आफ्टर उस औरत में कहीं ना कहीं से तो आई, कहीं से भी आई हो, और पति अगर उसके साथ रहा है तो अ बिट ऑफ दैट इन्फेक्शन तो वो हस्बैंड के शरीर में तो है, माँ ही के कारण, उस वाइफ ही के कारण। आई एम नॉट ब्लेमिंग द हस्बैंड बिकॉज दे डोंट लाइक टू टेक ब्लेम्स। तो आप कहीं ना कहीं से वो इन्फेक्शन अपनी वाइफ से आप लेके छुपा के रखे हुए हो। आपको नोचनी और आपको डिस्चार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि जो पेनिस होता है वो बाहर निकला हुआ एक ऑर्गन है, और रोज़ नहाते समय बहुत हद तक वो बैक्टीरिया और फंगस जो है वो वॉश आउट हो जाता है। बचता मात्र 2-4 या बहुत कम मात्रा में वो बैक्टीरिया या वो वायरस, वो फंगस बचता है पेनिस पे, जो मात्रा इतना कम है कि वो कोई सिम्टम्स क्रिएट नहीं करता, परंतु वो है। औरत में अगर 2-3 भी वायरस या 2-3 भी बैक्टीरिया या फंगस अगर वजाइना के अंदर चला जाए, तो उस गुफा के अंदर वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, उस वॉल्यूम तक वो पहुंच जाता है कि वो सिम्टम्स क्रिएट करने लगता है, वो इचिंग करवाता है, वो डिस्चार्ज करवाता है, वो इरिटेट करता है, तो पेशेंट परेशान होती है। जबकि इन्फेक्शन हस्बैंड में भी है पर वो परेशान नहीं है। यदि हम चाहते हैं इस रोग से मुक्ति पाना, तो हस्बैंड वाइफ दोनों को
ज़रूर इलाज करना चाहिए। नहीं तो वो 2-4 बैक्टीरिया जो पति में है, ये औरत अपना दवाई खा के अपने आप को साफ़ सुथरा कर ली, फिर पति के साथ रहेगी, फिर वो 4 बैक्टीरिया लेके उसको 4000 बना के फिर उसी समस्या में जूझेगी। मतलब ये खत्म होने वाली समस्या नहीं है, ये जी। अगर नहीं सावधान हुए तो। Yes. सवाल यह भी है कि जो अनमैरिड महिलाएं वह भी इन सब समस्याओं से परेशान रहती हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा जो दवाई है जो नॉर्मली लड़कियां हो या फिर महिलाएं हो जो यूज कर सकती हैं? देखिए, अनमैरिड का जो हम देख रहे हैं वो लोग ओवर हाइजीनिक होने की कोशिश करती हैं। दे स्टार्ट यूजिंग थिंग्स लाइक डेटॉल, और आजकल फैशन में आ गया है वी वॉश या इस तरह के बहुत सारे वजाइनल शैम्पूज आ रहे हैं। हम पर्सनली उसको एडवोकेट नहीं करते हैं। जब आपको इन्फेक्शन है ही नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो वजाइना जैसी जगह को कृपया करके शांति से छोड़ दीजिए। साबुन पानी से ही जो आप नहाती हैं उतना भर उसके लिए बहुत है। उससे ज़्यादा उसमें केमिकल्स प्रयोग करने से तो वजाइना में जो कुदरत के दिए हुए जो बैक्टीरिया हैं, जो आपके शरीर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके सोल्जर्स हैं, वो भी बैक्टीरिया ही हैं। याद रखिए, 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक आपके फ्रेंड, जैसे 2 तरह के गनमैन होते हैं। एक गनमैन आपको प्रोटेक्ट करता है और एक गनमैन आपको शूट करता है, आपको मारता है। तो जो गनमैन आपके पास ऑलरेडी हैं, जो हम बोलेंगे बैक्टीरिया, तो वो आपके वजाइनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यदि आप हत्या कर देंगी सारे गनमैन की, तो आप अपने सोल्जर्स को भी मार रही हैं। तो जिन बैक्टीरिया से आपका वजाइना प्रोटेक्ट हो रहा था, आप उनको जब नष्ट कर दीजिएगा, तो बाहर का कोई सा भी इन्फेक्शन आपको लगना स्वाभाविक है, आसान होगा। इसको आसान भाषा में कौन सी बीमारी कहते हैं? वजाइनाइटिस कहते हैं उसको, अच्छा। और या बहुत लोग उसको लिकोरिया कहते हैं। जैसे ये क्या खतरनाक भी आगे चल कर के यह बीमारी हो सकती है? जी, बार बार इन्फेक्शन होने से और स्पेशली वायरस का इन्फेक्शन जो है, HPV इन्फेक्शन होने से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं और बहुत मतलब कि घाव भी हो सकता है। तो ये मतलब अगर कैंसर हुआ तो डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग तो हो ही जाता है। मैं तो ऐसे में महिलाओं को भी आप संदेश देना चाह रही हैं जो कि मतलब जिनके अंदर अगर ये बीमारी है और वो छुपाना चाहती हैं, बताना नहीं चाहती हैं, तो वो भी सावधान हो जाएं। डॉक्टर से और वकील से तो कोई बात छुपानी नहीं चाहिए अगर आप केस जीतना चाहते हैं। और जितना अच्छे से आप अपना सच्चाई अभी हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट लोग अब इलाज करने कम और हम लोग का IQ टेस्ट लेने ज़्यादा आता है। 10 डॉक्टर्स के साथ अगर घूम के वो आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम एकदम अप्रिशिएट करते हैं उन मरीज़ों को जो क्रॉस कंसल्टेशन करते हैं। हमको पता है आज से 20 साल 30 साल पहले अगर कोई पेशेंट एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास चला गया तो पहला डॉक्टर इतना ऑफेंस फील करता था, जैसे मेरे को बेइज्जत कोई कर दिया है, जो उस समय भी हमको लगता था ये बहुत गलत है। क्योंकि अधिकार है एक मरीज़ का कि हम आपका जो ओपिनियन है सर आँखों पे हो सकता है आप सही हो, पर ये मेरे शरीर की बात है, हम एक और ओपिनियन लेना चाहते हैं। नॉट बिकॉज आप गलत हैं, पर आप गलत हो सकती हैं क्योंकि आप इंसान बन के पैदा हुई हैं। तो इसलिए ये किसी भी डॉक्टर के ईगो पे नहीं आना चाहिए। हम तो खुद बोलते हैं वट एवर प्रिस्क्रिप्शंस आई एम राइटिंग प्लीज़ क्रॉस चेक एंड क्रॉस चेक विद गूगल। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स से कि अगर गूगल आपको देखना है तो मेरे पास मत आओ। हम बिल्कुल उल्टा बोलते हैं, हम जो बोलते हैं गूगल में चेक करो यदि हम सही क्योंकि जो हम कर रहे हैं शायद वो बहुत सारे डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, और जो सब कोई नहीं कर रहा है वो माना जाता है कि वो गलत है। वैसा नहीं है, सही होता है, भले 10 लोग कर रहे हो या एक ही कर रहा हो। तो यू हैव डॉक्टर्स नीड टू बी मोर मैच्योर टू एक्सेप्ट कि पेशेंट क्रॉस चेक करेगा आपका प्रिस्क्रिप्शन। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती समय न्यूज़ फॉर नेशन को दिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था डॉक्टर सारिका राय का। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातों से ज़रूर लाभ पहुंचेगा। अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका अगर कुछ ऐसा बीमारी हो या फिर आप किसी चीज़ से परेशान हो तो आपकी राय हम ज़रूर मैम से जानना चाहेंगे। धन्यवाद।